तो एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का टैगोर पीजी कॉलेज के आई ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के क्या क्या सोर्स हैं या इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने के क्या सोर्सेज हैं, उन पर चर्चा होगी। तो बीए बीएड के लिए प्रथम वर्ष के लिए और बीए प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए ये टॉपिक जो आज शुरू होने जा रहा है, तो आज इसी पर चर्चा होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी धरातल के 0 किलोमीटर ऊपर से लेकर और गहराई तक पृथ्वी कैसी है उसके बारे में चर्चा होगी, यानी सेंटर तक। तो पहली बात तो ध्यान रखनी है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है, जो आंतरिक गहराई है, वो 6371 किलोमीटर है। 6000 कितने किलोमीटर है? 371 किलोमीटर है। मनुष्य ने हमारे धरातल से ऊपर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि और आकाशगंगाएं खोज ली है, परंतु धरती के अंदर जो मनुष्य भी प्रत्यक्ष तौर पर 15 या 12 किलोमीटर तक ही जा सकता है। अगर हम प्रत्यक्ष तौर पर बात करें तो 15 या 12 किलोमीटर तक ही जा सकता है। वो भी कल परसों जो आपने खबरों में देखा होगा, एक लेडीज ने मारिना ट्रेंच की जो धरातल है उसको छुआ है। तो प्रत्यक्ष तौर पर हमने धरातल 12 से 15 किलोमीटर तक ही देखा है। तो गहराई 6371 किलोमीटर है और इस आंतरिक संरचना को जानने के 3 सोर्स हैं। कितने सोर्स हैं? 3 सोर्स। पहला तो है प्रत्यक्ष स्रोत, यानी जो इनडायरेक्ट सोर्स है, इनडायरेक्ट सोर्स है, उनकी बात होगी। दूसरा जो डायरेक्ट सोर्स है, प्रत्यक्ष स्रोत, उनकी बात होगी। और ज्योग्राफर्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या मानते हैं, एक वो है। तो शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहले अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी जो हमें दिखाई नहीं देते, सिर्फ इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला जो टॉपिक है वो है टेम्परेचर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पर 32 मीटर की गहराई पर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 1 किलोमीटर पे ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अपने को सिर्फ रेट ध्यान रखनी है, सिर्फ क्या ध्यान रखनी है, रेट कितनी है, 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 किलोमीटर पे टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु होना कितना चाहिए इस रेट के हिसाब से 3200। अच्छा, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता तो जरूर है, तापमान बढ़ता तो जरूर है, परंतु उसके बढ़ने की रेट गिर जाती है। परंतु उसके बढ़ने की रेट क्या हो जाती है, लो या गिर जाती है। यानी टेम्परेचर उस दर से नहीं बढ़ता जिस दर से बढ़ना चाहिए, और इसका एकमात्र रीजन है दबाव। अब एक सामान्य साधारण, आप इस कागज को जलाइए, खुली हवा में ये आराम से जल जाएगा। जैसे ही आप इस कागज के ऊपर कोई किताब या बाहर रख देंगे तो ये कागज जलना बंद हो जाएगा यहाँ से। ये दबाव का काम है। दबाव पदार्थों के गलनांक बिंदु को उच्च कर देती है। दबाव पदार्थों के गलनांक बिंदु को उच्च कर देती है। अब यहाँ के पदार्थों का तापमान और अधिक बढ़ जाएगा पिघलने। इसलिए गहराई पर जाने पर तापमान बढ़ता तो है, परंतु उसके बढ़ने की रेट गिर जाती है, और इसका एकमात्र रीजन है दबाव। ऊपर की परतों का भार बढ़ता जाता है। दूसरा जो बिंदु है वो है दबाव। तो गहराई पर जाने पर दबाव भी क्या होता है, बढ़ता है। गहराई पर जाने पर दबाव भी बढ़ता है। पहले 0 किलोमीटर पे खड़े हैं, कोई भार नहीं है, हवा का भार है। फिर आप 10 किलोमीटर पे गए तो ऊपर की 10 किलोमीटर की परतों का भार, 20 किलोमीटर पे गए तो फिर ऊपर की 20 किलोमीटर की परतों का भार। तो गहराई पर जाने पर दबाव भी बढ़ता जाता है। तो दो बातें, गहराई पर जाने पर तापमान भी बढ़ता है और गहराई पर जाने पर दबाव भी बढ़ता है। तीसरा जो पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है घनत्व। घनत्व। अब पहले एक बात ध्यान रखनी है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व भी आप याद रखेंगे, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये घनत्व न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात किया गया है। न्यूटन के किस नियम से? गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से।
तो गहराई पर जाने पर तापमान भी बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है गहराई पर जाने पर घनत्व भी बढ़ता है। गहराई पर जाने पर घनत्व भी बढ़ता है। और ये घनत्व 3 प्रकार का है। हमारी पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, और इन सब का घनत्व भी अलग अलग है। क्रस्ट का घनत्व जो है वो 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मेंटल दूसरी परत, मेंटल जो परत है उसका घनत्व 3.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और तीसरी परत है कोर या क्रोड, इसका घनत्व 10 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो पहले तो 2-3 बातें याद रखनी है। गहराई पर जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। तापमान के बढ़ने की दर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। गहराई पर जाने पर दबाव भी बढ़ता है, ऊपर की परतों का भार बढ़ता जाता है, घनत्व भी बढ़ता है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्रस्ट का घनत्व 2.6 ग्राम से 2.9, मेंटल का 3.3 ग्राम से 4.7 और कोर का घनत्व 10 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। दूसरा जो बिंदु है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए कुछ ज्योग्राफर्स या विद्वान इसके बारे में क्या क्या कहते हैं। तो 3 प्रकार के प्रमाण हैं। कुछ विद्वान पृथ्वी को अंदर से कैसा मानते हैं, ठोस मानते हैं। कुछ विद्वान पृथ्वी को कैसा मानते हैं, द्रव मानते हैं। और कुछ विद्वान पृथ्वी को कैसा मानते हैं, गैस मानते हैं। तो आपको एक बात जाननी है, बिग बैंग थ्योरी जो है वो पृथ्वी को ठोस मानती है। बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेविटियर द्वारा प्रतिपादित पृथ्वी को मानती है ठोस। जेफरीज लाप्लास की न्यायिका परिकल्पना या नेबुला थ्योरी को पृथ्वी को अंदर से द्रव मानती है, जबकि रिटर जैसे विद्वान पृथ्वी को अंदर से गैसीय मानते हैं। वो मानते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, गैसीय है। तो विभिन्न विद्वानों के ये मत है कि वो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में या पृथ्वी को पहले कैसा मानते थे। तो ठोस मानने में बिग बैंग थ्योरी, द्रव जेफरीज और लाप्लास, जबकि रिटर पृथ्वी को अंदर से कैसे मानते हैं, गैस मानते हैं। अब जो आपको मेन बिंदु ध्यान रखना है इस टॉपिक में, क्वेश्चन जो पेपर में आने वाला है बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के भूकंपीय प्रमाण को समझाइए, या आप इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने के लिए अर्थक्वेक का क्या रोल है उसके बारे में जो बात है वो मेन है आपके लिए। तो एक छोटा टॉपिक बीच में, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी एक ऐसा पृथ्वी का मुख जहां से अंदर के द्रवित पदार्थ कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ज्वालामुखी या वोल्केनो कहलाता है। तो इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। जब भी कभी ज्वालामुखी में विस्फोट होता है या अंदर के पदार्थ जो पिघली अवस्था में वो कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, इससे अंदर के पदार्थ जैसे पृथ्वी पर बाहर आकर जमते हैं तो इसके बारे में पृथ्वी के अंदर के पदार्थों की जानकारी मिलती है। ज्वालामुखी बाकी अगले जो यूनिट है उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है भूकंप से। जो मेन जो टॉपिक है वो सारा भूकंप से ही आने वाला है। भूकंप पृथ्वी के बारे में क्या जानकारी देता है, तो अब इसी एक टॉपिक पे फोकस करते हैं। चलिए, भूकंप एक प्रत्यक्ष स्रोत है। भूकंप एक प्रत्यक्ष या डायरेक्ट सोर्स है जो पृथ्वी के अंदर की जानकारी देता है। अच्छा, भूकंप, पृथ्वी में उत्पन्न हलचल, पृथ्वी में उत्पन्न हलचल क्या कहलाती है, भूकंप कहलाती है। पहली बात तो सामान्य सी बात, पृथ्वी में उत्पन्न हलचल भूकंप कहलाती है। भूकंप का जो अंकन किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा,
सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा। किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ। एक नुकीले धागे के ऊपर स्वतंत्र रूप से एक पेन को लटकाया गया होता है और पेन की नोक जब हिलने पर धरातल पे चलती है तो भूकंप का उसे अंकन किया जाता है। भूकंप के पूरे अध्ययन को कहलाते हैं सिस्मोग्राफी। भूकंप की जो पूरी प्रक्रिया है वो कहलाती है सिस्मोग्राफी। और भूकंप जिस ग्राफ से पढ़ा जाता है उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ। भूकंप के लिए जो प्रमुख बिंदु है वो आपको ध्यान रखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, अधिकेंद्र क्या होता है या उद्गम केंद्र क्या होता है या इपिक सेंटर या हाइपोसेंटर क्या होता है। तो आपको प्रमुख बिंदु ध्यान रखने हैं। सबसे पहले जिस केंद्र से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। इसी को बोलते हैं हाइपोसेंटर, इसी को बोलते हैं फोकस। तो भूकंप पृथ्वी के अंदर जहां से उत्पन्न होगा उसे बोलेंगे उद्गम केंद्र। जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है, जहां भूकंप सबसे पहले क्या होता है? महसूस होता है। और एक बात ध्यान रखनी है, ये जो महसूस होने वाला बिंदु होगा ये उद्गम केंद्र के बिल्कुल 90 डिग्री ऊपर होगा। उद्गम केंद्र के बिल्कुल कहां होगा? 90 डिग्री ऊपर। इसे बोलते हैं अधिकेंद्र। इसे बोलते हैं अधिकेंद्र या इपी सेंटर या इपी सेंटर। तो पहले बिंदु जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो कहलाता है उद्गम केंद्र या हाइपोसेंटर या फोकस। अच्छा, हाइपोसेंटर आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ। दूसरा जहां भूकंप सबसे पहले महसूस होता है वो होता है अधिकेंद्र, इपी सेंटर। यहां से भूकंप के लिए तरंगे निकलती हैं। यहां से भूकंप के लिए क्या निकलती हैं? तरंगे निकलती हैं। तो तरंगे भूकंप के लिए निकलने वाली जो तरंगे हैं, तो भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की हैं। भूकंप की जो तरंगे हैं वो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। पहली पी तरंगे, प्राइमरी वेव्स, जिन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। दूसरी एस तरंगे, सेकेंडरी वेव्स, जिन्हें द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। और तीसरी है एल, लार्जर वेव्स, जिन्हें धरातलीय तरंगे भी कहते हैं। तो भूकंप मूल से 3 तरंगे निकलती हैं, पहले पी, फिर एस और फिर एल। तो पी तरंगे सबसे पहले निकलती हैं, एस तरंगे उसके बाद एल तरंगे सबसे लास्ट में। आज तक ये बताया जाता है, परंतु 11वीं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें एक बात लिखी हुई है कि उद्गम केंद्र से तरंगों के निकलने के बाद इनका अभिलेखन तीनों का एक साथ अधिकेंद्र पर होता है। यानी तीनों तरंगे एक साथ कहां पहुंचती हैं? अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं। इनके बाद यहां से निकलने के बाद इनकी दिशा का अंकन किया जाता है। पी और एस तरंगों को बॉडी वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स। जबकि एल तरंगों को सरफेस वेव्स भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं? पी और एस ही एकमात्र ऐसी तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाती हैं। जो पृथ्वी के अंदर कहां जाती हैं? गहराई पर जाती हैं। एस तरंगे एकमात्र ऐसी हैं जो धरातल पर चलती हैं। एस तरंगे जो एकमात्र ऐसी हैं जो कहां चलती हैं? धरातल पर चलती है। तो आपको ध्यान रखना उद्गम के अंदर अधिकेंद्र क्या होता है और 3 तरंगे कौन कौन सी हैं। अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि 3 तरंगे कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे गति करती हैं, किस किस माध्यम में गति करती हैं। सामान्य सी बात, पहली तरंग जो है वो है पी तरंग। दूसरी जो तरंग है वो है एस तरंग और तीसरी जो तरंग है वो है एल तरंग। पी जो तरंग है उनकी जो गति है वो आगे पीछे एक दूसरे को धक्का देकर चलने की है। आगे एक दूसरे को धक्का देकर चलती हैं, धरातल को संपीड़ित करती हैं, फैलाव भी करती हैं। इनकी गति
6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 6 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। आगे पीछे एक दूसरे को धक्का देकर चलती हैं। ये तरंगें ठोस और द्रव दोनों में गति करती हैं। दूसरी तरंगें हैं एस तरंगें। ये पानी की वेग के अनुसार गति करती हैं। इनकी जो गति है वो 3 से लेकर 5 किलोमीटर पर सेकंड और ये केवल ठोस माध्यम में गति करती हैं। द्रव माध्यम आने पर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। मेन बात, द्रव माध्यम आने पर एस तरंगें लुप्त हो जाती हैं। द्रव माध्यम आने पर एस तरंगें क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। एल तरंगें जिग जैग रूप में चलती हैं। जिग जैग रूप में चलती हैं ऐसे, और इनकी जो गति है 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे धीमी चलती हैं, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक विनाश कौन सी तरंगें लाती हैं? एल तरंगें लाती हैं। सर्वाधिक क्या होती हैं? विनाशकारी होती हैं एल तरंगें। पी तरंगें 6 से 8 किलोमीटर आगे पीछे चलती हैं, ठोस और द्रव दोनों माध्यम में गति करती हैं। एस तरंगें जैसे पानी में तरंग गति करती है वैसे, इसलिए द्रव आने पर ये तरंगें लुप्त हो जाती हैं। पानी भी ऐसे ही गति करता है महासागरों में 3 से 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। एल तरंगें सबसे धीमी, सर्वाधिक विनाशकारी, इसे धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। इसे धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। अच्छा, एक और बात, पी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगें और एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। ये 3 तरंगें थी। अच्छा, भूकंप के लिए 2 प्रकार के स्केल हैं। भूकंप को पढ़ने के लिए 2 प्रकार के स्केल का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 जो स्केल है वो है रिएक्टर। सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। दूसरा जो स्केल है वो है मर्केली। दूसरा जो स्केल है वो है मर्केली स्केल। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिएक्टर स्केल का जो पैमाना है वो 0 से 10 तक के अंक को पढ़ता है, जबकि मर्केली स्केल 1 से 12 तक के अंक को पढ़ता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को दर्शाता है, भूकंप की तीव्रता को, जबकि मर्केली स्केल भूकंप से हुई हानि या आघात को बताता है। या किसको बताता है? आघात को बताता है। 1935 में रिएक्टर स्केल 0 से 10 तक के अंक और 1 से 12। अच्छा, 2 बातें, ये मान लो रिएक्टर स्केल का पैमाना लिखा है 0, 1, 2, 3। प्रत्येक अंक अपने अगले अंक का 10 गुना होगा। कितना होगा? तीव्रता में कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। परंतु ऊर्जा में ये 31.6 गुना होगा। यानी एक तरंग से जितनी ऊर्जा निकल रही है भूकंप आने पर 2 से पिछले वाले से 31.6 गुना अधिक ऊर्जा होगी, परंतु तीव्रता कितनी गुना अधिक होगी? 10 गुना अधिक होगी। तो ये 2 प्रकार के स्केल है, ये 3 तरंगे हैं। उद्गम के अंदर क्या होता है, अधि के अंदर क्या होता है। इसके बाद में भूकंप से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन भूकंप का पक्का ही आना पेपर में, चाहे 2 नंबर में, चाहे तरंगे पूछ ले आपसे कोई भी एक। तो भूकंप से कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है इसकी बात करेंगे। बहुत बार बुक में बना हुआ है, बहुत बार देखा होगा आपने। मान लो इस केंद्र से भूकंप निकला है
और इसके ऊपर कौन सा केंद्र है? अधिकेंद्र। चलिए, ये मान लो भूकंप का एक केंद्र है जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जिसे आप फोकस बोलते हैं। ये इसके ऊपर P बिंदु जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस हुआ है। तो आपको ध्यान रखनी है P, S और L तरंगे सब जगह जा रही हैं। इधर भी P और S जा रही हैं, इधर भी P और S जा रही हैं। P, 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 P। सन 1909 में ओल्डहम नाम के विद्वान ने यह बताया कि जो S तरंगे हैं, जो S तरंगे हैं वो 105 डिग्री पर लुप्त हो जाती हैं। कितने डिग्री पर? 105 डिग्री पर लुप्त हो जाती हैं। जबकि P तरंगे 145 डिग्री पर पुनः प्रकट होती है। ये जो सारा S तरंगों का साया, S तरंगे जो हैं, ये 2900 किलोमीटर की गहराई पर लुप्त होती है। कितने किलोमीटर की? 2900 किलोमीटर की। तो इससे ये पता चलता है कि 2900 किलोमीटर पे पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई भाग कैसी अवस्था में है? द्रवित अवस्था में है। बाह्य कोर जो पृथ्वी का है वो द्रवित अवस्था में है। तो S तरंगे 2900 किलोमीटर के बाद क्या जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है। और P तरंगे अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं? विचलित हो जाती हैं और 145 डिग्री पर पुनः प्रकट होती हैं। आपको दो प्रकार का छाया क्षेत्र ध्यान रखना है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का छाया क्षेत्र या शैडो जोन। पहला तो है S तरंग का छाया क्षेत्र। ये जो शैडो जोन है ये 105 डिग्री से 105 डिग्री तक रहता है, यानी ये सारा का क्षेत्र। यहां S तरंगों द्वारा कोई भी हलचल उत्पन्न नहीं होती है और ये पृथ्वी के लगभग 40 डिग्री प्रतिशत भाग पर है। कितने प्रतिशत भाग पर? 40% भाग पर। दूसरा है P तरंगों का छाया क्षेत्र। ये जो है 105 से 145 के बीच में, 105 से 145 डिग्री के बीच में है। इस P तरंग के छाया क्षेत्र को पृथ्वी का छाया क्षेत्र भी कहते हैं। किसका? यहां पृथ्वी पर कोई भी भूकंप नहीं आते। यहां पृथ्वी पर कोई भी भूकंप नहीं आते। तो एक बात तो P तरंगे 2900 किलोमीटर पर अपने मार्ग से विचलित होकर 145 डिग्री पर उत्पन्न होती हैं, जबकि S तरंगे 105 डिग्री के बाद पृथ्वी पर नहीं दिखती। यानी 105 डिग्री के बाद से लेकर 105 डिग्री तक S तरंग का छाया क्षेत्र है, जबकि P तरंगों का छाया क्षेत्र ये है। इसके अलावा तीन और तरंगों की भी खोज हुई है। P आपने पढ़ ली, P स्टार और PG, S, S स्टार और SG। तो ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का भूकंपीय प्रमाण, आंतरिक संरचना में किस किस विद्वान का क्या क्या योगदान था, घनत्व, दबाव और तापमान क्या थे। अगला जो टॉपिक है उसमें चर्चा करेंगे पृथ्वी की परतों के बारे में, कि पृथ्वी पर कितनी कितनी परतें हैं, स्वेज का विकिरण क्या है, वांडरगार्ड का क्या है, और एक सामान्य जो विकिरण है वो पृथ्वी पर कैसे कैसे जानकारी देता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं।